लाइंस ऑफ फोर्स तभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी जब ये लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। साथ में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइंस ऑफ फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो कंडक्टर पे कैसी नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स होगी। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम इस तरह से एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं एक सिलेंडर को, और जिस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं उसका रेडियस डी है। तो इस तरह से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल। वहां पे याद होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना था, लैम्डा था। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वर सामने से अगर देखेगा तो इसको गॉसियन सरफेस ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, सर्कुलर। अब ये गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर देखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, नॉर्मली आउटवर्ड। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। देखो होगा नहीं होगा, यहां पे अगर लोगे तो ई बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी कहां हो गया, बाहर की ओर। तो फ्लक्स कितना लिंक कर गया, फ्लक्स जो लिंक करेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए 1/ε0 टाइम्स क्यू इन साइड। अब सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ये ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन से प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पे अगर डी डिस्टेंस होगा तो यहां डी डिस्टेंस होगा, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस, ये भी डी डिस्टेंस। तो हर पॉइंट पे, यहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो जब इंटीग्रेट करने जाओगे ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए देगा पूरे सरफेस का एरिया। अब बताओ कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πr इंटू क्या हो गया, एल। किसके बराबर, ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। अब नेट चार्ज कैसे मिलेगा, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा। यहां पे लेंथ कितनी है, एल। तो चार्ज जो इनक्लोज किया वो इसने इनक्लोज किया लैम्डा इंटू एल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है वो आ रही है लैम्डा एल। अच्छा, जब इंटीग्रेट करोगे तो 2πdl, तो L से L तो कैंसिल आउट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू डी। देखो चेक करो है कि नहीं है। और हमें मालूम है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो 1/4πε0 k हो गया। तो यही अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाता है 2k लैम्डा बाय डी। अब यहां पे अगर मैं गॉस थ्योरम यूज कर रहा हूं तो कैलकुलेशन इजी हो गया है, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल केस की। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं एक हाइपोथेटिकल केस की। और इस हाइपोथेटिकल केस में हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज हमेशा जाता है सरफेस पे। लेकिन इस हाइपोथेटिकल केस में हम बोल रहे हैं कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में गया है। तो जो भी चार्ज है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में गया है, और ये चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है जहां पे पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया कैपिटल आर। जो भी चार्ज है, चार्ज तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये ध्यान रखना, जो भी चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो यहां पे हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, और चार्ज अगर वॉल्यूम में है तो हम बात करते थे रो की। रो को हमने डिफाइन किया था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब मुझे सबसे पहले केस में क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अच्छा, प्रॉपर्टी हमें क्या याद रखनी है? प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, और लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ही है कि ये जो भी चार्ज है इसके कारण लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी। और ध्यान है, इस केस में हम अंदर भी लाइन शो करेंगे क्योंकि अंदर भी चार्ज प्रेजेंट है। हम कंडक्टर की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक तरह से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। तो यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है, लेकिन इस चार्ज की जो भी लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो रेडियली आउटवर्ड निकल के आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे क्या कर जाएगी? इंटरसेक्ट कर जाएगी। अब मुझे अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। अब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, एरिया वेक्टर बाहर की ओर। देखो है कि नहीं है वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। तो अब तुम बोलोगे कि जो भी टोटल फ्लक्स है वो हो गया E इंटू डी ए, किसके बराबर? 1/ε0 इंटू चार्ज। रो का मतलब क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है। यहां पे टोटल जो चार्ज आएगा वो आएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री से। हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगले स्टेप में हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर? रो 4/3 पाई आर क्यूब, रो अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दे देगा वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर? 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो चेक करो यही है कि नहीं वहां पे। जो भी रो है, रो इंटू वॉल्यूम, ये दे देगा चार्ज। तो देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या चीज तुम्हारी कैंसिल आउट हो जाएगी? यहां पे 4/3 पाई भी था। अब 4 पाई कैंसिल आउट होगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है आउटसाइड वो आ रही है रो आर क्यूब। देखो चेक करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखो चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखो चेक करो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दे दिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई तो रिजल्ट आ गया रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अंदर, और ध्यान, हम कंडक्टिंग स्फीयर की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की। तो अगर मुझे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और ये पॉइंट कहां है? अंदर है, तो अब हम क्या करेंगे? r रेडियस का इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। अब मैं अगर r रेडियस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा तो चेक करो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बाहर की ओर
एरिया वेक्टर फिर से बाहर की ओर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो अब इक्वेशन तो यही बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। ई तो हर जगह सेम होगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन डी ए 1/ε0 टाइम्स। अब ध्यान रखना क्यू इन क्या है? क्यू इन वो चार्ज है जो कि इस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया है। तो ध्यान रखना ये गॉसियन सरफेस है जिसने की चार्ज क्या किया है? इनक्लोज किया है। अब रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो यहां पे चार्ज क्या होगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यही चार्ज है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब यहां पे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबके एरिया को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा रो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3/ε0। देखो है कि नहीं वहां पे 3/ε0। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट आता है रो आर बाय 3/ε0। और ध्यान, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने